हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज फिर से रिलेशन फंक्शन के लेक्चर 6 में आपका स्वागत करता हूं। मैं कंचन प्रसाद, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम जिज्ञान। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, या आप ये कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। आप सबने 11th क्लास में कंपाउंड एंगल जब पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या सॉरी कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, तो वहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट सबके बारे में आपने, ठीक है, ग्राफ, उनके रेंज वगैरह के बारे में बात किया था। उन्हीं चीजों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपके सामने साइन का फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। देखिए इसका रेंज क्या चल रहा है, साइन फंक्शन का रेंज क्या चल रहा है, -1 से 1। अच्छा, सबसे पहले डोमेन की बात कर लेना चाहिए हमें। अगर हम डोमेन की बात करें तो देखिए, इसमें कहीं पर भी नॉट डिफाइंड का लफड़ा नहीं होता साइन में। तो साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल। रेंज क्या दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस में मैक्सिमम 1 तक गया है और मिनिमम -1 तक गया है। तो रेंज कितना हो गया इसका, -1 से 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आती है इसमें, पीरियड आती है इसमें। क्या बात किया जाता है इसमें, पीरियड की बात की जाती है। तो पीरियड देखें, पीरियड का मतलब सबको पता है कि वो इंटरवल जिसके बाद खुद को बार बार फंक्शन अपने ग्राफ को रिपीट करे, वो सबसे छोटा इंटरवल। तो देखा जाए यहां पर तो 0 से 2 पाई है बेटा। कितना है, 0 से 2 पाई। इस 0 से 2 पाई के बाद ग्राफ फिर से खुद को रिपीट कर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव एक्स में देखें चाहे नेगेटिव एक्स में देखें। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। क्या क्लियर है सभी को। तो साइन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल, और रेंज क्या हो गया, -1 से 1। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं y इक्वल्स टू कॉस एक्स के बारे में। तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो इसका भी डोमेन क्या लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू r। क्यों कह रहा हूं r में, क्योंकि इसमें भी कहीं पर भी नॉट डिफाइंड का लफड़ा नहीं है। चलिए सबसे इसके बाद बात करते हैं रेंज के बारे में। तो भाई साहब कॉस एक्स का रेंज देखिए, वाई एक्सिस के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1। तो कॉस एक्स का भी रेंज कितना होता है, -1 से 1 होता है। और अगर देखा जाए इसका भी पीरियड, तो भाई साहब इसका भी पीरियड होता है 2 पाई। क्यों कह रहा हूं 2 पाई में, देखिए यहां से लेके यहां तक का जो ग्राफ है, वही ग्राफ इधर रिपीट हो रहा है, फिर से वही ग्राफ यहां रिपीट हो रहा है, वही ग्राफ यहां भी रिपीट हो रहा है। तो इसका भी पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो सिमिलरली साइन का भी रेंज -1 से 1, पीरियड 2 पाई, डोमेन x बिलोंग्स टू r। कॉस का भी डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज -1 से 1, एंड पीरियड इसका भी कितना होता है, 2 पाई होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं tan x के बारे में। tan x का फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए जो हमारा tan x होता है वो होता है sin x बाई cos x। तो मैंने क्या सिखाया था आपको डोमेन निकालते वक्त, कि डोमेन निकालते वक्त रूट के अंदर की क्वांटिटीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हर हाल में cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। या यूं कह लीजिए, जहां जहां cos x का वैल्यू 0 होगा, वहां वहां पर tan x हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसके डोमेन में नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे कि भाई cos x कहां 0 होता है, तो x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। तो ये वैल्यू सारे निकालने पड़ेंगे ऑल रियल में से। तो इसका डोमेन क्या कहेंगे हम, कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। ये वैल्यू सारा निकाल देंगे हम, तो इसका डोमेन निकल जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि cos 0 होता है पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, या यूं कह लीजिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होता है। तो उन सभी वैल्यूज को r में से क्या कर दिया हमने, निकाल दिया। ठीक है, अब चलिए इसके रेंज की बात करते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए ध्यान से। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो इसके रेंज में भाई साहब ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है और वाई एक्सिस में पूरा नीचे आ रहा है। मतलब क्या, प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब एक और चीज आती है इसका पीरियड। जैसे हमने साइन के बारे में बात किया, कॉस के बारे में बात किया, इसी तरीके से टैन के बारे में बात करेंगे। टैन का देखिए पीरियड क्या दिख रहा है आपको, ये वाला जो ब्रांच है, देखिए सेम ब्रांच यहां पर भी है, सेम ब्रांच इधर भी है, और सेम ब्रांच इधर भी है। तो इस ब्रांच की देखिए तो जरा लेंथ कितनी है भाई, -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या हो गया, पाई लेंथ हो गया। तो पीरियड कितना हो गया इसका, पाई। हर एक पाई के बाद खुद को क्या कर रहा है, अपना ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो tan x का जो होता है भाई साहब पीरियड कितना होता है, पाई होता है। क्या क्लियर है आप सबको, हाँ या ना। चलिए अब देखिए cot x है, जैसा tan x वैसा ही cot x। अब ये देखिए, जैसे cot x हमारा क्या होता है, sin x नहीं, cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स।
तो अभी अभी इसका डोमेन की बात करना है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 10x में क्या बताया, डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, कॉस बाई साइन। तो हम डोमेन डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ होता है, तो एन पाई पे होता है सर। तो डोमेन क्या कहेंगे कि एक्स कुछ भी हो जाए, क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है, -10 पाई 100 पाई, ये सारी की सारी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्या होता है, साइन जीरो होता है। अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ देखिए भाई साहब, -इन्फिनिटी ऊपर +इन्फिनिटी नीचे -इन्फिनिटी, ऊपर +इन्फिनिटी नीचे -इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो रेंज कितना हो गया, ऑल रियल, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और इसका पीरियड की बात करें अगर हम, तो देखिए ग्राफ को, ये ब्रांच को कंसीडर करिए, ये ब्रांच, जैसा ब्रांच इसमें कर्व वैसा ही इसमें कर्व, वैसा ही इधर कर्व। तो इस ब्रांच की, इस वाले कर्व की भाई साहब लेंथ कितनी है, इसकी कितनी लेंथ है, तो भाई देखिए 0 से पाई, पाई लेंथ है। तो पाई लेंथ के बाद खुद के ग्राफ को रिपीट कर रहा है ये, तो कॉटेक्स का पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। क्या क्लियर है आप सबको? चलिए कोसेकेंड एक्स है, कोसेकेंड एक्स, इसको और क्या लिखते हैं, y = 1/sin x। तो अगर डोमेन की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि sin x डिनोमिनेटर की क्वांटिटी आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कहूंगा मैं कि डोमेन निकालते वक्त कि sin x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने देखा sin x कहां पर जीरो होता है, n पाई पर, तो इसका वैल्यू n पाई नहीं होना है। तो क्या कहूंगा मैं कि x बिलोंग्स टू r, डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई, उसमें से n पाई निकाल दिया मैंने, तो क्या होगा इसका डोमेन, ऑल r एक्सेप्ट n पाई। अब चलिए अगर रेंज की बात करी जाए तो रेंज के लिए जरा ग्राफ देखा जाए। रेंज में देखिए मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर क्या है, -1 है। तो 1 से ऊपर और -1 से नीचे दिख रहा है, तो क्या कहूंगा मैं कि -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? और पीरियड क्या लिखा जाएगा, पीरियड क्या लिख सकते हैं, इसका भी पीरियड 2 पाई ही होगा। इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, साइन का फंक्शन ही है, 1/sin x लिखा हुआ है, तो ये भी खुद को बार बार कितने पर रिपीट करेगा, 2 पाई पर रिपीट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट है सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स को क्या कह सकते हैं आप, y = 1/cos x। अब डोमेन निकालना है तो अभी बस 3 बार 4 बार समझा चुका हूं इस चीज को कि क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो cos जीरो कहां होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 2n + -1 π/2 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या कहूंगा मैं, बताइए मुझे कि सर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n + -1 π/2। क्या कहूंगा डोमेन इसका, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n + -1 π/2। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है, इसके रेंज के बारे में। चलिए रेंज देखते हैं कि रेंज क्या होगा इसका। देखिए यहां पर वैल्यू 1 लिखा हुआ है 1 से ऊपर, और यहां पर वैल्यू -1 लिखा, -1 से नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका भी रेंज और कॉसेक एक्स का भी रेंज, दोनों का रेंज क्या होता है, सेम ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसका पीरियड के बारे में। तो पीरियड क्या लिखा जाएगा, ये भी कॉस के फंक्शन से ही आया है, तो कॉस का 2 पाई होता है, तो सेक का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई ही रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसका ग्राफ अगर आप देखें तो भाई सब जैसा ग्राफ इस तरफ दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, यही ग्राफ फिर इधर भी नीचे आता है, यही ग्राफ यहां भी मैच करता है, तो सेम ग्राफ 2 पाई इंटरवल पर खुद को रिपीट करता है। तो इसका भी वो पीरियड कितना होना चाहिए बेटा, 2 पाई ही होना चाहिए। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या है, आपके सामने एक फंक्शन है। अब तक से देखिए हम जो बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सभी फंक्शंस को एक अलग भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। क्या नाम देते हैं इनको, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, याद रखिएगा ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, इरेशनल फंक्शन हो गया, इनको बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक फंक्शन। जबकि एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन सबको बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और अब जो बात करने जा रहे हैं हम, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये होते हैं, ठीक है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन या पार्ट वाइज। पीस वाइज क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनमें क्या ब्रांच बनता है, पार्ट पार्ट में डिफाइंड होते हैं ये। तो चलिए सबसे पहले बात किया जाए
मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इसको एक और नाम जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, कि अगर मॉड के अंदर 5 रखा जाए तो बाहर 5 ही मिलता है, मॉड के अंदर -5 रखा जाए तब भी 5 ही मिलता है। लेकिन ये -5 को 5 बनाता कैसे है, तो जब भी इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी डाला जाता है तो मॉड क्या करता है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करके बाहर फेंकता है। मतलब हर बार मॉड से बाहर जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। क्या क्या क्वांटिटी आएगी, नॉन नेगेटिव। मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं नॉन नेगेटिव बोल रहा हूं, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड हो सकता है। भाई मॉड के अंदर जीरो डालोगे तो जीरो ही बाहर आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर हमेशा जो भी क्वांटिटी डाला जाएगा आउटपुट हमेशा उसका नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने अंदर ई डाला तो ई ही मिलेगा, -ई डाला तो माइनस से मल्टीप्लाई करके भेजेगा तो बाहर क्या मिलेगा, ई मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स, या इसको √x² लिखिएगा। तो x रूट से बाहर x² कैसे आएगा, मॉड के साथ बाहर आएगा, क्योंकि रूट से कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आता, रूट से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आता है। तो क्या कहा मैंने, y इक्वल्स टू मॉड एक्स, दिख रहा है सबको। और इसको दो ब्रांच में ब्रेक किया, कितने ब्रांच में, दो ब्रांच में, क्योंकि पॉजिटिव डालेंगे तो एज इट इज बाहर आएगा और नेगेटिव डालेंगे तो भाई साहब माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा। यही चीज यहां पर लिखा गया, देखिए ये मॉडस हो गया। अब क्या इसके अंदर भाई साहब जीरो या जीरो से बड़ा डाला, सेम चीज तो एज इट इज बाहर, और जीरो से छोटा डाला तो कैसे बाहर निकला, माइनस के साथ बाहर निकला। बात समझ में आ रही क्या, हाँ या ना। चलिए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऑफ मॉडुलस देखिए जरा। पहला क्या, जीरो या जीरो से बड़े के लिए y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ दिख रहा है सभी को। जीरो या जीरो से बड़े के लिए किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू एक्स के लिए, और जीरो से छोटे के लिए y इक्वल्स टू -x। तो दोनों मिलकर के भाई साहब क्या कहा जाता है इसे, y इक्वल्स टू मॉड x। क्लियर है सभी को। अच्छा अगर देखा जाए तो जरा डोमेन बताइए तो फिगर देख करके कि डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड का लफड़ा हो रहा है नहीं है, तो डोमेन क्या होना चाहिए, ऑल रियल। अच्छा अगर आपसे पूछूं मैं इसका रेंज क्या है, तो रेंज देखने के लिए क्या सिखाया था कि वाई एक्सिस में देखिए ग्राफ कहां से कहां तक है। तो वाई एक्सिस में देखिए कहां से ग्राफ है, जीरो से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक गया है, और जीरो इंक्लूड है तो रेंज क्या कहा जाएगा, क्लोज जीरो से ओपन इंफिनिटी। अच्छा इसे एक और भी नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है टू फोल्ड फंक्शन। क्या नाम देते हैं, टू फोल्ड फंक्शन। टू फोल्ड फंक्शन क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए, बहुत बार कभी कभी आपको सुनने को मिल जाएगा बहुत बार ये चीजें कि टू फोल्ड फंक्शन। टू फोल्ड फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो ब्रांच में ब्रेक होता है, दो फोल्ड में ब्रेक होता है। बात समझ में आ रही है। तो मॉडुलस फंक्शन क्लियर हो गया आप सबको। चलिए आगे बढ़ा जाए इसके बारे में थोड़ा सा और। अच्छा एब्सोल्यूट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो बाहर निकलता है हमेशा नॉन नेगेटिव मिलता है। कैसा मिलता है, नॉन नेगेटिव, इसलिए इसे एब्सोल्यूट बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या। चलिए तो आगे थोड़ा सा बात किया जाए इसके बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया कि भाई साहब कि मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। दूसरा कि कोई क्वांटिटी मॉड एक्स है उसका मॉड लीजिएगा तो मॉड के अंदर ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। अभी सिखाया कि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा। अब ध्यान से सुनिए। तीसरा कि मॉड के अंदर -x लिखो चाहे x लिखो, बात दोनों क्या है, सेम ही है। अच्छा फोर्थ कि अगर आपके सामने मॉड x इंटू वाई लिखा है तो आप इसे मॉड x इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं, इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर x नेगेटिव ही हुआ तो भाई साहब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, देख ले ध्यान से। जैसे एग्जांपल के लिए मॉड -2 इंटू 3 तो भाई मॉड -2 मॉड 3, तो ये भी 6 लिखा हुआ और ये भी 6 लिखा हुआ, तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे प्रोडक्ट में लिखा है मैंने वैसे ही सेम चीज डिवीजन में भी चल जाएगा कि मॉड x बाई वाई लिखा है तो इसे आप मॉड x बाई मॉड वाई लिख सकते हैं, बस y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या। अच्छा अब आपको एक चीज समझाता हूं भाई साहब, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा था आपने, ठीक है,
तो यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात किया था। किसकी बात किया था हम सब ने? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसमें क्या कहा गया था कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर याद है आपको तो भाई साहब ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और दूसरा क्या था? दूसरा था कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़ाया गया था ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वहां पर आपको ये चीज बताई गई थी। बात समझ में आ गया, हाँ या ना? अच्छा, यहां से एक जनरल यह भी कह सकते हैं आप कि इन जनरल अगर बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट में है n और इनका मॉड लिया तो भाई साहब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद क्या है, दो प्रॉपर्टी और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए 8th नंबर, मैंने कहा कि मॉड एक्स लेस देन -1, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव के लिए कह रहा हूं, या यूं कह लीजिए सबसे पहले नेगेटिव, इसमें मॉड एक्स लेस देन -1 कह रहा हूं, ठीक है। तो मॉड वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ x क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए, x बिलोंग्स टू फाई। लेकिन यहीं पर कह दूं मैं कि मॉड एक्स लेस देन 2, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, मॉड एक्स लेस देन 2, तो अब x का वैल्यू देखिए 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, तो यहां से x का वैल्यू आता है -2 से 2। बात समझ में आ रही क्या आप सबको? -2 से 2 आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को कि एक बार x पॉजिटिव और एक बार x नेगेटिव, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको क्लास 11th में सिखाया भी होगा ये चीज। तो यहां से क्या बोला जाता है कि अगर मॉड एक्स लेस देन अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्वांटिटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा से अल्फा, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से अगर ऐसा दिखा आपके सामने कि मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फा और अल्फा जहां पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो भाई साहब x बिलोंग्स टू -∞ से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये दो खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही क्या आप सबको, हाँ या ना? तो मॉडुलस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कहा हमने कि मॉडुलस का ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल्स टू एक्स का लाइन, ये y इक्वल्स टू -x का लाइन, डोमेन ऑल रियल, रेंज क्या कहा हमने 0 से इन्फिनिटी। प्रॉपर्टी क्या समझाई थी आपको कि मॉड के अंदर पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, हमेशा बाहर पॉजिटिव ही आता है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाता है? तो -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस मल्टीप्लाई कर देता है, तभी जाके वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। डोमेन ऑल रियल, रेंज 0 से इन्फिनिटी। फिर हमने देखा इसका प्रॉपर्टी, क्या देखा हमने कि भाई साहब मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, कि मॉड के अंदर मॉड रखा जाएगा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज बाहर, मॉड के अंदर -x लिखो चाहे x लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या लिखा कि अगर भाई साहब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दो प्रोडक्ट में है मॉड में, तो उनको अलग अलग प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, या इन जनरल बहुत सारे प्रोडक्ट में है तो उनको अलग अलग करके मॉड में लिखा जा सकता है। फोर्थ में जैसे प्रोडक्ट में वैसे डिवीजन में। फिर हमने देखा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, यहाँ पर वैलिड है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 8th वाली कि मॉड एक्स लेस देन अल्फा, तो x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा से अल्फा, लेकिन तब जब अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी हो, जैसे मॉड एक्स लेस देन -1 है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फाई लिखा था हमने। फिर क्या कहा मैंने, मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फा, तो x क्या होना चाहिए, -∞ से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी। क्लियर है सभी को? चलिए अब आते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x, ठीक है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू SGN(x). अच्छा, ये भी एक फंक्शन होता है, इसे एक और नाम दिया जाता है थ्रीफोल्ड फंक्शन। क्या नाम देते हैं? थ्रीफोल्ड फंक्शन। ध्यान से सुनिए, थ्रीफोल्ड फंक्शन। थ्रीफोल्ड फंक्शन क्यों कह रहा हूं भाई साहब? मॉडुलस को 2-फोल्ड कहा था तो 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ था, सिग्नम को 3-फोल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिग्नम भाई साहब 3 फोल्ड में डिवाइड होता है। कैसे? सिग्नम की जैसे, अच्छा देखिए, जैसे मॉडुलस में क्या कहा था कि अंदर पॉजिटिव रखो तब भी पॉजिटिव बाहर निकलता है, नेगेटिव रखो तब भी नेगेटिव का पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। उसी तरह से सिग्नम में प्रॉपर्टी होती है क्या कि सिग्नम के अंदर कहता है कि जो आप इनपुट डाल रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो सब भाई साहब उसके साथ आउटपुट 1 निकलता है। अब पॉजिटिव में कुछ भी रख दो, चाहे 0.1 रखो, चाहे 100 रखो, चाहे 1000 रखो, चाहे कुछ भी रखो, हर बार जब भी पॉजिटिव रखोगे, सिग्नम क्या कहता है कि पॉजिटिव जैसे ही डालोगे उसके अंदर
भाई साहब आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। अच्छा फिर क्या कहता है कि अगर आपने इनपुट इसके अंदर नेगेटिव रखा तो ये कहता है कि आउटपुट भाई साहब आपको हमेशा -1 मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, -1। मतलब नेगेटिव कुछ भी रखो, जीरो से छोटा, -1, -2, -3, -1.5, -100, -1000, वट एवर जो रखना चाहते हैं, जब भी आप नेगेटिव रखिएगा, सिग्नम के अंदर नेगेटिव आएगा तो आउटपुट क्या देगा, वो हमेशा -1 देगा। और सिग्नम के अंदर अगर इनपुट 0 जा रहा है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही क्या? तो चलिए इसी चीज को हम देख लेते हैं। y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x। क्या कहा मैंने, ये 3 फोल्ड फंक्शन है तो कितने ब्रांच में डिवाइड होगा, 3 ब्रांच में। देखिए क्या कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 से छोटा, अगर 0 से बड़ा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। अभी सिखाया कि अगर सिग्नम के अंदर इनपुट पॉजिटिव जाएगा तो आउटपुट क्या देगा, 1। और सिग्नम के अंदर 0 रहा इनपुट तो 0 ही मिलेगा, और सिग्नम के अंदर इनपुट नेगेटिव रहा तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1। तो जरा इस चीज को देखिए, तो क्या ग्राफ बनाया जा सकता है इस चीज का, x y, क्या ग्राफ में मिलेगा, ध्यान से देखिए। मैंने कहा 0 पर 0, 0 पर 0, 0 से जैसे ही बड़ा निकले क्या वैल्यू आया, 1। हर एक वैल्यू के लिए 1 देगा। और 0 से जैसे ही छोटा हुआ हर एक वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, -1। तो अब इसको ग्राफ को देख करके बताइए डोमेन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए डोमेन, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड का लफड़ा है क्या, नहीं है सर। तो डोमेन क्या होना चाहिए, ऑल रियल। रेंज देखिए, रेंज देखिए भाई ग्राफ देख करके, रेंज में क्या दिख रहा है आपको, ओनली एलिमेंट -1, 0 एंड 1, और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, बस 1, 0 और -1, 1 से ऊपर 1, -1 से नीचे नहीं है, बस -1, 0 और 1, यही 3 एलिमेंट्स इसके रेंज में आते हैं। ऑलवेज रेंज में क्या आएंगे, -1, 0 और 1। हाँ वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा इसी चीज को एक और तरीके से देख समझते हैं, जरा देखिए। मैंने कहा कि इस बार ऐसे लिखा हुआ है, सिग्नम कोई फंक्शन एफ डाल दिया गया, तब कैसे खुलेगा, ध्यान से सुनिए भाई साहब, तब कैसे खोलेंगे। यहां पर भी वही सिनेरियो, क्या कि सर अगर एफ एक्स, ओहो अगर थोड़ा सा हटा करके नीचे लिख लिया जाए, y इक्वल्स टू SGN ऑफ एफ एक्स। क्या कहा मैंने, देखिए कि अगर एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, एफ एक्स का वैल्यू 0, एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव। मतलब क्या कह रहा हूं, हर बार अगर इसके अंदर की इनपुट जो वैल्यू जा रही इसके अंदर वो पॉजिटिव तो वैल्यू 1, अगर 0 तो वैल्यू 0, अगर नेगेटिव तो आउटपुट क्या फेंकेगा, -1। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? जैसे एग्जांपल देता हूं आपके सामने, देखिए मैंने कहा y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x² -1। तो अब आप क्या कहेंगे कि जो ये x² -1 लिखा हुआ है सर, ये जब पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1 देगा, ये जब 0 होगा तो वैल्यू 0 देगा, और ये जब वैल्यू नेगेटिव होगा तो -1 देगा। तो यहीं पर तो आएगा सिनेरियो, क्या कहेंगे कि x² -1 का वैल्यू पॉजिटिव तो आउटपुट 1, x² -1 का वैल्यू 0 तो आउटपुट 0, और x² -1 का वैल्यू नेगेटिव तो आउटपुट -1। अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, पता है अपने को इसको सॉल्व करना, x -1 x + 1 > 0, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1, 1 से ∞। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर x² -1 वैल्यू 0 तो यहां से x का वैल्यू +-1 और यहां से -1 से 1। क्लियर है क्या? अच्छा ये कैसे लिखा ये समझ में आना चाहिए आपको, वेविकर मेथड। बात समझ में आ रही क्या सभी को, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? चलिए अब क्या है कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने कि फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए जी कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। अब इन क्वेश्चंस का डोमेन निकालना है हमें, ठीक है। हमें अभी हमने क्या देखा, सिग्नम देखा, ठीक है। सिग्नम में क्या देखा हमने, डोमेन ऑल रियल, रेंज क्या होगा -1, 0, 1। अच्छा क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या डोमेन पे आने से पहले? हाँ सर ग्राफ बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, देखिए कि सर -1, 1, -1 और 1 पे तो वैल्यू 0 देगा, तो ग्राफ में बना लेते हैं। -1 और 1 पे वैल्यू 0,
ठीक है, -1 से छोटे और 1 से बड़े पर वैल्यू क्या दे रहा है 1, और -1 से 1 के बीच में वैल्यू क्या दे रहा है -1। तो इसका फिगर हो गया ये। क्या क्लियर है सभी को, हाँ या ना? चलिए अब डोमेन के क्वेश्चंस पे आया जाए। ठीक है,